आते हैं किस तरह से तैयारी की जा रही है, तस्वीरें लेकर आइए। नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 पर तीसरी बार राज्य तिलक के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोदी 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन तस्वीर आपको दिखाते हैं ओथ सेरेमनी की तैयारी राष्ट्रपति भवन में किस तरह से की जा रही है। ये तस्वीरें सजावट की आप देख रहे हैं, किस तरह से भव्य तरीके से राष्ट्रपति भवन को सजाया गया है। लेकिन मोदी सरकार के 3.0 के टर्म को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर देश भर में चर्चा का बाजार गर्म है। मंत्री पद को लेकर संभावनाओं और कयासों का दौर चल पड़ा है। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी को सभी सहयोगी दलों ने एक मत होकर अपना नेता चुना। मोदी 3.0 सरकार के क्रिटिकल पार्टनर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने साथ निभाने का वादा किया और देश को मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात भी कही। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की कुर्सियां लगाई गई थी। तीनों की जुगलबंदी देखकर ऐसा लग रहा था बीजेपी के साथ जेडीयू और टीडीपी का मंत्रिमंडल में काफी अहम भूमिका होगी। लेकिन शपथ के करीब 22 घंटे के बाद जब हमारी और आपकी बातचीत हो रही है, मैं आपसे लाइव हूं, तो सवाल यही है कि मोदी की नई कैबिनेट कैसी होगी, मोदी 3.0 का स्वरूप कैसा होगा, कौन कौन से सांसद, कौन कौन सी दल इस कैबिनेट का हिस्सा होगी, सहयोगी दलों के कितने मंत्री शामिल होंगे, कैबिनेट में जाति समीकरण क्या होगा, ये तमाम सवाल इस वक्त राजनीतिक फिजा में, देश की सियासी फिजा में तैर रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों के चुनने के आधार क्या होंगे और किस तरह से नई कैबिनेट की रूपरेखा तय होगी, जल्दी से जानते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नौ जून शाम 7:15 ये वो पल है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जवाहरलाल नेहरू के 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। मोदी के राज तिलक की राष्ट्रपति भवन में भव्य तैयारियां चल रही है। दूसरी तरफ मोदी 3.0 सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म नंबर के लिहाज से पिछले 2 टर्म से अलग है। बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई है। इस लिहाज से सरकार चलाने के लिए गठबंधन के सहयोगियों के सहारे की जरूरत है, जो सरकार का समर्थन करने के बदले मंत्री पद की लालसा लेकर बैठे हैं। इनमें सबसे प्रमुख 16 सीटों वाली टीडीपी, 12 सीटों वाली जेडीयू, 7 सीटों वाली शिवसेना और 5 सीटों वाली एलजेपी है, जिनकी नजर पावरफुल मंत्रालयों पर है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू की नजर 10 मंत्रालयों पर टिकी है। चिराग पासवान की एलजेपी और शिंदे की शिवसेना कम से कम 2-2 मंत्री बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आरएलडी, अपना दल जैसे अन्य छोटे दलों को भी मंत्री पद की उम्मीद है। बीजेपी के सहयोगी पार्टियां चाहे जितनी भी सीटें मांग रही हो, लेकिन इंडिया डेली लाइव के आकलन के मुताबिक मोदी 3.0 सरकार में सहयोगी पार्टियों को 15 से 18 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। जिम्मेदारी और वैल्यू के हिसाब से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा टॉप 4 कैबिनेट मंत्री आते हैं, गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री, जो बीजेपी के खाते में ही रहेंगे। फिर दूसरे पावरफुल मंत्रालय आते हैं, जिन पर सहयोगी टीडीपी, जेडीयू समेत दूसरी पार्टियां दावा करेगी। लेकिन बीजेपी उन्हें कितने मंत्रालय देगी, इसका पता बीजेपी के पिछले गठबंधन की सरकारों में मंत्रालयों के बंटवारे से लगाया जा सकता है। 1998 में एनडीए की पहली और अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी सरकार बनी थी, जब बीजेपी के पास बहुमत से 90 सीटें कम थी। उस समय मंत्रियों की अधिकतम संख्या पर कोई लिमिट नहीं थी, तो कुल 86 मंत्री बनाए गए थे, जिसमें से 25 सहयोगी पार्टियों को मंत्रालय दिए गए थे, जिसमें से 7 कैबिनेट मंत्री और 18 राज्य मंत्री पद थे।
ये संख्या मंत्रिमंडल का 29% थी। उसके बाद 1999 में अटल सरकार में 73 मंत्रिपरिषद में से 18 सहयोगी पार्टियों के पास थे, जिसमें से 11 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री पद थे, जो मंत्रिमंडल का 25% था। इसके बाद जब 2014 में मोदी सरकार बहुमत के साथ आई तो मंत्रिपरिषद की संख्या 71 थी, जिसमें से 5 सहयोगी पार्टियों को दिए गए थे, जो 7% था। मोदी 2.0 में भी बीजेपी को बहुमत मिला था, तब मंत्रिपरिषद की संख्या 72 थी, जिसमें सहयोगियों को सिर्फ 5 सीटें दी गई थी, जो 7% थी। आपने इन आंकड़ों से देखे होंगे कि जब बीजेपी को बहुमत के लिए क्रिटिकल पार्टनर की जरूरत होती है तो उसने 29% तक हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में साथियों को दे दी। इस बार बीजेपी को क्रिटिकल पार्टनर की जरूरत है, जिन्हें मंत्रिपरिषद में सम्मानजनक संख्या दी जाएगी, ताकि उनके छिटकने का डर कम हो जाए और बार बार डीलिंग न करनी पड़े। वैसे भी संविधान के आर्टिकल 75 के मुताबिक मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, उसका 15%, यानी कि मोदी मंत्रिपरिषद में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। अगर मोदी 3.0 सरकार में मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम भी कर दी जाए तो बीजेपी के कोटे को ज्यादा डेंट नहीं लगेगा, लेकिन देखा गया है कि सरकारें मंत्रियों की मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचती हैं। मोदी सरकार की पिछले दोनों सरकारों में मंत्रिपरिषद की संख्या 70 के आसपास ही रही, तो इस बार भी मंत्रिपरिषद के इतने ही संख्या के आसपास रहने की उम्मीद है। अब सवाल यह आता है कि बीजेपी किस सहयोगी को कितना मंत्री पद देगी। गठबंधन सरकार में 4 बड़े क्रिटिकल पार्टनर हैं, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी, जिसमें से शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। ऐसे में वो केंद्र में ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है, तो अब बचते हैं 3 क्रिटिकल पार्टनर। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 4 सीट पर 1 मंत्री पद दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। इस फॉर्मूले के जरिए किसे कितनी सीटें मिलती हैं ये भी जान लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो बीजेपी के पास 240 सीट है तो इसमें 60 मंत्री पद बन जाएंगे। टीडीपी के पास अगर 16 सीटें हैं तो 4 के हिसाब से 4 मंत्री पद बन जाएंगे। जेडीयू के पास अगर 12 सीटें हैं तो 3 मंत्री पद की संभावना बनती है। वहीं एलजेपी के पास अगर 5 सीटें हैं तो 1 मंत्री पद की संभावना बनती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है उन्हें 2 मंत्री पद ऑफर किया जा सकता है। जिम्मेदारी और वैल्यू के हिसाब से मंत्री पद 4 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें सबसे अहम होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा टॉप 4 कैबिनेट मंत्री गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री होते हैं। ये कैसी रहने की उम्मीद है, इसकी रूपरेखा, इसका आकार कैसा हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल ओथ लेंगे, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मंत्रालय पर बरकरार रह सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अपने मंत्रालय पर बरकरार रह सकते हैं। पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है या फिर निर्मला सीतारमण को दिया जा सकता है। निर्मला सीतारमण इस पर बरकरार रख सकती हैं। इन दोनों के पास में से ही किसी एक के पास यह मंत्रालय रहने की उम्मीद है, जबकि विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास बरकरार रह सकता है। इसके अलावा मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट के जो चेहरे तय माने जा रहे हैं, जिनकी नई एंट्री होने का अनुमान लगाया जा रहा है, उनके बारे में भी बता देते हैं आपको। सबसे पहले नितिन गडकरी का नाम आता है जो टॉप पर चल रहा है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, ये नाम जो है वो कंटिन्यू कराए जा सकते हैं। नई एंट्री कौन कौन सी हो सकती है जिसके ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा की एंट्री कराई जा सकती है, ये खबर मिल रही है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू की है। अगले साल बिहार में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बिहार की हिस्सेदारी डबल डिजिट में हो सकती है, जिसमें जाति समीकरण का विशेष ध्यान दिया जाएगा। एनडीए में बीजेपी की बिहार की सहयोगी पार्टियों से बनने वाले संभावित मंत्रियों के नाम भी आपको बता देते हैं। जेडीयू को मोदी मंत्रिमंडल में 3 पद मिल सकते हैं, जिसमें नीतीश के सबसे खास और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं पिछड़ी जाति से आने वाले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को भी पहली बार मौका मिल सकता है। वहीं संजय झा का नाम भी चल रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर का नाम भी चल रहा है। ये तमाम संभावित नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर में से कोई एक ही मंत्री बन सकता है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन के 2 और साथियों को मौका मिल सकता है। वो कौन है, उनके बारे में भी जल्दी से जान लीजिए। एलजेपी-आर जो चिराग पासवान की पार्टी है,
HAM हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, इनके बाद बीजेपी अपने कोटे से उन नामों को शामिल करेगी जिससे जाति समीकरण को साधा जा सके, जिसमें गोपाल जी ठाकुर, राजीव प्रताप रूढ़ी, राजभूषण चौधरी और संजय जायसवाल के नाम शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी के बहुमत से दूर रहने की एक वजह यूपी में पार्टी का कमजोर परफॉर्मेंस रहा, लेकिन क्या यूपी का असर मंत्रिमंडल में दिखेगा? क्या रिजल्ट का असर नए मंत्रिमंडल में दिखेगा? मोदी 2.0 में यूपी से 13 मंत्री बनाए गए थे। इस बार कुछ ही पुराने नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा यूपी से। इनमें लखनऊ सीट से लगातार तीसरी बार जीते राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तो तय है। वहीं योगी सरकार में मंत्री और पीलीभीत से जीतने वाले जितिन प्रसाद को पार्टी मौका दे सकती है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। वहीं महेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के सहयोगी आरएलडी के दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए, लिहाजा पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार जीती हैं, वो भी कैबिनेट में रिपीट हो सकती हैं। अब टीडीपी की भी स्थिति जान लेते हैं। टीडीपी जो क्रिटिकल पार्टनर है, जिसकी लोकसभा में 16 सीटें हैं, उसे 4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, जिसके संभावित नाम भी आपके सामने रखते हैं। मोदी 3.0 में टीडीपी के मंत्रियों के संभावित नाम में राममोहन नायडू, पेम्मासानी चंद्रशेखर, लावू श्रीकृष्ण देवरायालू और श्री भरत के नाम चल रहे हैं। चलिए महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती है। पार्टी एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मांग रही है। शिवसेना की तरफ से श्रीरंग बारणे, प्रताप राव जाधव और संदीपान भुमरे के नाम चर्चा में है। परिवारवाद के आरोप न लगे इसलिए एकनाथ शिंदे ने बेटे श्रीकांत शिंदे को मंत्री नहीं बनाने का फैसला किया है। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट, जो कि एनसीपी है, उन्होंने भी एक कैबिनेट पद की डिमांड रखी है या रख सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है। अजीत पवार की पार्टी को मिली इकलौती सीट जीतने वाले सुनील तटकरे अंदर खाने से मंत्री बनने की कोशिश में है। मराठाओं की नाराजगी को कम करने के लिए महाराष्ट्र से एक मराठा मंत्री बनाया जा सकता है, यह भी जानकारी मिली है। वहीं राजस्थान की स्थिति क्या बन रही है, यह भी आपको जल्दी से बताते हैं। राजस्थान में बीजेपी को 2019 में 25 में से 24 सीटें मिली। इस बार पार्टी को सिर्फ 14 सीटें मिली, लिहाजा प्रदेश में मंत्री भी कम होंगे। अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव मंत्री पद के लिए रिपीट हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला का क्या होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस बार 50 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया था, इनमें से 19 मंत्री हार गए। चुनाव हारे मंत्रियों में स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को दोबारा मौका दिया जा सकता है, यह भी खबर मिल रही है। स्मृति ईरानी 2014 में भी अमेठी से हारने के बावजूद कैबिनेट में मंत्री थी। उन्हें राज्यसभा के जरिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया था। इसी तरह मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान हार के बावजूद मंत्री बनाए जा सकते हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। तो ये कुछ रूपरेखा और आकार हो सकती है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, जो जानकारी हमें सोर्सेज के हवाले से मिल रही थी। लेकिन 2024 में एनडीए की जीत के बाद देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इस समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए क्या तैयारी चल रही है, तस्वीरें लेकर आइए। किस तरह से राष्ट्रपति भवन में तैयारी चल रही है, यह देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ के लिए किस तरह से तैयार किया जा रहा है। चारों तरफ रेड कार्पेट बिछाई जा रही है, कुर्सियों को तैयार किया जा रहा है। देश विदेश से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या कुछ तैयारी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे राष्ट्रपति भवन के फोर्ट कोर्ट एरिया में किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों के साथ 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। एक भव्य तारीख बनाने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद अब सरकार गठन की तैयारी अंतिम चरण में है। एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रहे हैं। 9 जून की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हिंदुस्तान के पीएम पद पर विराजेंगे, जिसके साथ ही उनके हाथ में एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान होगी। और जिस तरह से मोदी ने पिछले 2 कार्यकाल में जनता की सेवा की, उसी तरह से एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर वो 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में 9 जून को शाम 7:15 पर मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए सीपीडब्ल्यूडी की देखरेख में राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को भव्य तरीके से विशेष फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन की इमारत को विशेष रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 8000 मेहमान इस ऐतिहासिक आयोजन में आएंगे, जिसमें 2 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री शामिल होंगे।
माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ 3 दर्जन से ज्यादा एनडीए के सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसे लेकर पीएम आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। इसमें एनडीए के सभी 293 लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी रही, जिसमें नीतीश नायडू समेत एनडीए के सभी सहयोगियों ने एक सुर में मोदी के साथ मिलकर चलने की बात कही। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। Wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया। एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। इसके बाद एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा, जिसके बाद मोदी राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली गई। वहीं मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद है। राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां लगाई गई हैं। एसपीजी और एनएसजी के ब्लैक कमांडोज की तैनाती की गई है। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। ऊंची इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। 500 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। फेस आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। घुसपैठ चेतावनी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। 9 से 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। अब पूरा देश 9 जून की शाम का इंतजार कर रहा है, जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के मेहमान कौन कौन से हैं? मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण इस बार कई मायनों में खास कैसे है? इसमें न केवल पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, बल्कि कुछ ऐसे मेहमान भी दिखेंगे जो इस समारोह की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के मजदूर इसमें आने वाले हैं। ट्रांसजेंडर्स और सफाई कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। सभी धर्मों के करीब 50 प्रमुख धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया है। विकसित भारत के राजदूत, पद्म सम्मान से सम्मानित, पीएम के जरिए सम्मानित लोग, मन की बात के प्रतिभागी, आदिवासी महिलाएं, वंदे भारत चलाने वाले 10 लोको पायलट या फिर 10 ट्रेन के पायलट भी इसमें शामिल होंगे।